हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज एक और क्लास आपको करवा देते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसे भी आप जरूर देख लेना, लास्ट की 2 क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दिए हैं। ऑलराइट, तो चलिए आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हमारी अब लास्ट क्लास रहेगी, तो कहीं आप सोच में तो नहीं पड़ गए कि आज के बाद इस चैनल पर क्या आने वाला है। तो देखिए, आएगा आप लोगों के लिए ही आएगा, जो कि क्या आने वाला है या आपको भी पता है। जैसे ही आपका टर्म 2 फिनिश होता है, आप लोगों के लिए 11th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूं। मैं हर एक क्लास में आपको बताता हूं, तो सभी लोग एक बार इन्फॉर्म कर देना। ऑलराइट, अपने अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर देना कि यह सेम चैनल द स्कॉलर्स हाउस के अंदर आपको अब यहाँ पर क्लास 11th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करवा रहा है। ऑलराइट, तो आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए भी क्लास यहाँ पर आती रहेगी क्लास 10th की, और आप लोगों के लिए भी यहाँ पर 11th क्लास की मैथमेटिक्स चलते रहेगी। तो सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टूडेंट, तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमारा 2021 एंड 22 वाला हो चुका है कंप्लीट। अब नया सेशन आएगा, उसके लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होने वाला है। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि यस, हम यहाँ साइंस का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। तो चलिए, जैसा आपका मैथ्स का पेपर गया था, आई होप कि अच्छा ही गया है, ऐसा ही आपका साइंस का भी जाना चाहिए। एंड आई होप कि अच्छा भी जाएगा। आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है और काफी दिन भी हैं आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले एक बार शेयर जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर आगे तक हम आपके साथ रहेंगे। और इसी तरीके से जैसे आज तक आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसी तरीके से आप लोग हमसे जुड़े रहें। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है पहला क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से मैं लेके आ रखा हूं। तो ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के रहेंगे और काफी अच्छे हैं, कंसेप्चुअल हैं। इनके चांसेस हैं, यस, 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इनको आप प्लीज सॉल्व कर लेना। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहली चीज है, इसमें लिखा था हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस मेड अप ऑफ एन एलॉय। ठीक है, देन अ प्योर मेटल गिव 2 रिजल्ट। जो हीटिंग में एलिमेंट होता है, ठीक है, यहाँ जो वो एलॉय का क्यों बना रहता है। तो इसके तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है। एक तो आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टिविटी। ऑलराइट, कि रेजिस्टिविटी अच्छी होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, उसके कारण। और एक चीज और ले सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिससे क्या होता है, जो भी एलिमेंट होता है वो इजीली मेल्ट नहीं होता, और कह सकते हैं कि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग इसमें लिखना, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट लिखना चाहते हैं अगर, तो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी है हाई रेजिस्टेंस, जो कि हाई जो टेम्परेचर है उस पर भी क्या मतलब जो एलिमेंट है वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। चलिए, या फिर हाई टेम्परेचर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम ईच आर कनेक्टेड। ठीक है, ईच आर कनेक्टेड, ध्यान, एंड टू एंड कनेक्शन है, और क्या बना रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। तो जल्दी से आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और इसको मैं एक अलग तरीके से समझाऊंगा। देखिए, यही क्वेश्चन है जो आपको दिमाग खराब करेगा आपका, और इसका आंसर आप मोस्टली स्टूडेंट जो है गलत निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है, देखिए, और तभी इसका क्वेश्चन भी अच्छा बनता है। और एक चीज और बता दूं आपको, मजे की बात यह है कि ये क्वेश्चन 2016 में भी आया गया है। ऑलराइट, सो देखिए, ये 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिए। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ दिस, जो भी है यहाँ पर कॉम्बिनेशन, जो भी यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉर्नर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना किसी 2 एडजेसेंट कॉर्नर का। एडजेसेंट कॉर्नर मतलब देखिए, एक के बाद दूसरे से, मैंने एक कॉर्नर ये हो गया, तो नेक्स्ट कौन सा, इसके सामने वाला ये, तो ये इसका नेक्स्ट कॉर्नर, तो एडजेसेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टू कह सकते हैं आप लोग। तो इन चीजों को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट। ठीक है, ऐसे आपको डायगोनल के अक्रॉस भी पूछा हो सकता है कभी। ठीक है, करंट, तो डायगोनल के अक्रॉस तो ये हो गया, आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऐसे। अब मैं एडजेसेंट के अक्रॉस निकालना, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 कॉर्नर, मैंने मान लिया, कंसीडर 2 कॉर्नर्स ए एंड बी।
तो इसके अक्रॉस आपको क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, एक काम करना आप लोग, एक सर्किट जैसा बनाना अपने मन से जैसा बनाते हो, ठीक है। किसी एक जगह से करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, मैंने यहाँ से करा दिया, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन। देखिए जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर जो होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं ना, आपको बता रखा मैं, जब वो एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, दो तरीके बताए हैं मैंने। जब भी दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक रजिस्टर फिर उसके बाद जस्ट दूसरा रजिस्टर आ जाए, तो वो उस टाइप के कनेक्शन को तो हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। वो सीरीज में जुड़े रहते हैं। और एक होता है ऐसा कि जब किसी दो पॉइंट से एक साथ बहुत सारे रजिस्टर जुड़े हो, किसी दो पॉइंट से एक साथ बहुत सारे रजिस्टर्स जुड़े हो, सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहाँ से देखिए मल्टीपल रजिस्टर्स आपके पास जुड़े हों, मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ, ये देखिए ये कैसे कनेक्शंस होते हैं, ये कैसे कनेक्शन होते हैं, ये होते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब इनको समझने के लिए मैंने आपको एक चीज और बताया था डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने आपसे ये कहा था कि जब करंट की डायरेक्शन दो हो जाए ना, देखिए यहाँ पर क्या है, जब एक से ज्यादा रजिस्टर्स पर सेम करंट फ्लो कर रही है तो वो सारे रजिस्टर्स किस में होंगे, आपके सीरीज में होंगे। और मेरे कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ से मैंने आई करंट भेजी तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया करंट का, यहाँ I1 चलेगी और यहाँ I2 चलेगी इस वाले में। सो अगर यहाँ I1 गई, यहाँ I2 गई, तो I1 करंट देखिए अब एंड टू एंड कनेक्शन हो गया। मतलब अगर एंड टू एंड नहीं भी समझना है तो आप देखिए करंट का तो एक ही पाथ है, मतलब करंट जो है आपकी सेम करंट ही फ्लो कर रही है सब जगहों पे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये I1 करंट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो देखिए इसी रजिस्टर के एंड पर एक रजिस्टर और जुड़ गया, तो बस यही करंट यहाँ को आ गई। फिर यही रजिस्टर के एंड से एक रजिस्टर और जुड़ गया, तो यही करंट यहाँ को भी आ गई। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सेम करंट फ्लो हो रही है इन तीनों रजिस्टर्स पर, देन दीज थ्री रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऑलराइट, अब यहाँ पर क्या है, देखिए इस पॉइंट से क्या हुआ और इस पॉइंट से देखिए, ये देखिए दो पॉइंट से आपके पास मल्टीपल रजिस्टर्स कनेक्ट दिख गए, तो ये सारे तो सीरीज में है, ठीक है। जो भी इनका इक्विवेलेंट आएगा वो इससे क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा। स्टूडेंट बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आप अपने मन से इनको एज्यूम करना चाह रहे हैं, कर लीजिए। मैं देखिए इसको अगर मैं R1 ले लूँ तो आप जो लेना आपको ले लेना अपने हिसाब से, R1 R2 क्लियर है। मैं आज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ R3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि काफ़ी सिंपल है। तो चलिए मैं अगर एक R इक्विवेलेंट ले लूँ R डैश करके, तो मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे होमवर्क से ये बताना कि अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है कैसा, डायगोनल के अक्रॉस, डायगोनल के अक्रॉस, ठीक है। डायगोनल के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, एक स्क्वायर के डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब डायगोनल होता है ये, एक यहाँ और एक यहाँ, तो आप ऐसे करके एक सर्किल बनाना। अब एक करंट फ्लो कराना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सिंपल है, क्लियर है, बहुत सिंपल है, मुझे आंसर बताना, ठीक है। चलिए, सो R डैश इज इक्वल टू R1 इज हाउ मच, 4 प्लस 4 प्लस 4, सो हेयर वी गेट 12 ओम। अब देखिए ये जो R डैश है ना, इन्होंने एक इक्विवेलेंट बनाया, इसके मैंने क्वेश्चन ना कहाँ करा रखे, सबसे पहली क्लास है वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, अगर जिनको नहीं आता है कॉमन सेंस समझ में, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक किसने कराया है मुझे बता दीजिए एक बार, क्लियर है। चलिए, तो ये है हमारा R डैश से 12 ओम हो गया। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, इसका अगर मैं एक फिगर और बनाने की कोशिश करूँ आपको समझाने के लिए, सो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कितना है R डैश, अगेन यहाँ पर देखिए R डैश कितना है, 12 ओम है। और ये कितना है, इसको देखिए ना, ये हमारा R4 लीजिए। अब इसके बाद ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाइए। R4 इज इक्वल टू 4 ओम। क्या बताइए, अगर क्वेश्चन बन गया तो मजा नहीं आ जाएगा। पहला बार तो हमने इजीली कर लिया, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड जो भी है दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, ये सारी चीजें मिल के वहां से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ से ले लेना, ठीक है। चलिए, वैसे तो आपका जब पिछली बार आया था क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में था, ध्यान देना। अब तो कितना प्यारा डायग्राम बनाते हैं, आपको मिल जाएगा इसमें 1 मार्क्स। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप ये दो एंड पॉइंट से डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्ट है, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, और वैसे ही पता लग रहा है दो करंट फ्लो कर रही है, इन दोनों रेजिस्टर पे दो डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है, सेम करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो डिफरेंट करंट फ्लो कर रही है। इट मीन्स दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलराइट, तो आप इसके लिए आप 1/R डैश लेके R डैश तो ले लिया, एक इक्विवेलेंट R EQ करके ले लेते हैं, लीजिए नया करके ले लिया। सो 1/R डैश प्लस 1/R4। स्टूडेंट चलिए, तो ये हो गया हमारा 12, सो हेयर वी गेट 12, और यहाँ से 3, सो 1/R EQ के हिसाब से यहाँ पर R इक्विवेलेंट आप लिखना 12/4, और इससे हमारा कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से आइए और शेयर कर दीजिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।
आ जाइए जल्दी से। देखिए जो फिगर थोड़े डिफिकल्ट है ना, उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना सिखा रहा हूँ। जल्दी से आते हैं, इसको कैसे करेंगे। एक फिगर है इस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ, उसको देखना। आप मुझे क्या करके दिखाएंगे इसमें, जल्दी से बताइए। ये देखिए फिगर जस्ट लाइक दिस, और इस तरीके से है आपका, ठीक है। यहाँ से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और ये आ सकता है, मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ रहिए आप लोग, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा है कहाँ पर, जब आपने देखा होगा क्या अपना सैंपल पेपर, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है इसी तरीके का, मतलब है, इससे है, कॉम्बिनेशन से है क्वेश्चन, बट पता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का भी है, तो वही है बात। तो अगर वो आ सकता है तो ये क्यों नहीं आ सकता। ऑलराइट, चलिए तैयार रहिए सब लोग। और ये इस तरह के फिगर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये हो गया 3 वोल्ट की बैटरी, माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स। इसको ए मोड बोल रखा है, इसको हमने बी बोल रखा है, इसको सी बोल रखा है, इसको डी बोल रखा है, एंड इसको ई बोल रखा है। और ये हो गया हमारे 30 ओम का, ये भी 30 ओम का, ये 15 और ये 15। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व? डू यू हैव एनी आइडिया स्टूडेंट? चलिए, नहीं है तो सीख लीजिए जल्दी से, फटाफट से। आप इनके नाम लिखना चाहते हो लिख लेना। R1 R2 से अच्छा एक काम करता हूँ, EDAC। चलिए R1 R2 ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको मैं मान लूँ, अगर इसको चलो 15 ओम है, ये वाला 15 ओम है, तो इसको R1 मान लेते हैं, छोटा सा R1। ये वाला R2 लिख लेते हैं, इसको R3 लिख लेते हैं, और इसको मान लेते हैं R4, और आपके लिए ईजी रहेगा थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, ये है हमारा क्या 15 ओम का। फटाफट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए आप लोग। ये देखिए, आप लोग क्या करते हैं, पहले नेगेटिव टर्मिनल से करंट को फ्लो करते हैं टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया। आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, टोटल करंट फाइंड करनी। कैसे निकलेगी टोटल करंट? देखिए, अगर क्वेश्चन आ गया, इसके साथ कुछ और पूछ सकता है, वही चीज पूछ सकता है इसके साथ, हीटिंग, ये इस तरीके से, ये सारी चीजें, ये जो भी आपका मेटल जो होते हैं, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, क्यू होते हैं, ये सारी चीजें इसके साथ पूछा जा सकता है ना, आपको पता है अच्छे से। तो यहाँ पर देखेंगे, पहली बात तो क्या, यस, here we see that these are 2 points, ठीक है। अब इन पॉइंट से क्या हो रहा है, देखिए फिर अगेन यहाँ ध्यान सुनना। सबसे पहले देख लेना आप लोग हो क्या रहा है। अगेन यहाँ पर R2 और R3 क्या है, अभी देखिए दो पॉइंट से आपके पास, देखिए यहाँ एक करंट यहाँ जा रही है और एक करंट यहाँ जा रही है, तो 2 डिफरेंट करंट फ्लो कर। अगर यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो रही है, तो आप देखिए ये गई, देखिए यहां से छोड़िए, यहां से गई, देखिए तो एक यहां गई, एक यहां गई। अब छोड़िए अभी इसके लिए, यहां भी गई है, जाने को तो गई है, करंट तो जाएगी, लेकिन अभी आप यहां देखिए इस पॉइंट से एक यहां और एक यहां, तो डाइवर्सन हो गई करंट के, मतलब 2 पाथ मिल गए किसको, करंट को, और दोनों रेजिस्टर्स पर डिफरेंट करंट फ्लो हो रही हैं। और नहीं तो आपको अगर अच्छे समझना है तो ये भी समझ सकते हैं कि 2 पॉइंट से डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्ट है साइमल्टेनियसली। तो 2 तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे करिए। तो R2 एंड R3 आपको लग रहा है यहाँ से क्या है, R इन पैरेलल। तो मुझे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा समझा है, इसको समझ लिया, इसको कैसे ही समझा आपने? चलिए, आपको अगर कोई दूसरा तरीके से समझा रखा है तो मुझे एक बार बता दें कि सब मुझे तो इस तरीके से समझा रखा है, तो कोई बात नहीं, आपको जैसा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने भी आपको बता दिया, ये भी बहुत बेस्ट तरीका है समझने का। R2 और R3 आर इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में, तो इनका इक्वल मान लेते हैं अपने मन से। देखिए 1/r' और इसको 1/r2 + R3, ठीक है। इतना लिखना नहीं है कि हमने लेट R' इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 और R3, इसको मत लिखना, डायरेक्ट करना सीधे, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। फिर आप कहेंगे सर मैं क्वेश्चन कर ही रहा था, टीचर ने हमारी कॉपी छीन ली, ठीक है। तो वो आपकी गलती है, आप ज्यादा बहुत भर के लिख देते हैं। इतना मत लिखिए, जितना क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखिए उसको, ठीक है। फिर ऐसा होगा, एक क्वेश्चन आता होगा आपको और बहुत अच्छे से आता होगा, वही क्वेश्चन मिस हो गया ना, तो इतना अफसोस होता है, वो आपको, आप भी जानते हैं, ठीक है, और मैं भी जानता हूँ। सो 1/r2, व्हाट इज R2 है, 30 + 1/30। सो यहाँ से देखिए कितना आया, तो आपको बहुत अच्छे से पता लग रहा है कितना आया। हाँ, इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाना, जल्दी से आइए। तो 1/r', अच्छा इसको तो मैं यहीं पर कर लेता हूँ, क्योंकि ये, अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ पता है आपको, कि पैरेलल में यही होता है, इक्विवेलेंट फाइंड करने का तरीका यही होता है कि 1/r' करके हम करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया यहाँ से 30 और ये आ गया 2, देखिए 1 + 1 2। सो हेयर वी गेट R' इज इक्वल टू हाउ मच, यू नो दैट 30/2 विच इज इक्वल टू 15 ओम हमें मिल गया है। लीजिए, सो बस अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का एक कंबाइंड रेजिस्टेंस बना लेता हूं, मतलब जो इक्विवेलेंट था उसको मैं एक कर लेता हूं। सो ये समझना चाहिए आप लोगों को, तभी ये क्वेश्चन होता है। अब मतलब जो भी है, फिगर भाई साहब कह रहे हैं कि ये हो गया हमारे साथ, फिगर कह रहा है कि ये करो, अब इसको सॉल्व करो लो।
लो कौन करेगा इसको, छोड़ो उस साइड जो भी दिया है अभी आप, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है 3 वोल्ट की बैटरी लगी है तो ठीक है। तो ये आपका क्या है, पहले तो ये देखिए यही तो हमने 15 ओम बनाया और ये भी 15 ओम और ये भी 15 ओम। अगेन समझने वाली बात है बेबी स्टूडेंट, देखिए ध्यान से सुनिए। नाउ करंट देखिए फिर आए तो वहीं से, ठीक है, वो तो खत्म हो गया हिस्सा, ठीक है, वो हिस्सा खत्म हो गया अब, ठीक है, वहां पर जो भी करंट फ्लो थी उसका छोड़ दो। अब देखिए अब आप इस तरह सोचते हैं, अब आपके पास एक मान सकते हैं, मतलब ऐसे कि अब मान लीजिए फिर से मान सकते हैं कि करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब अगेन देखिए यार, एक तो यहाँ गई फिर यहाँ गई, यस डाइवर्जन तो हो गया, बट स्टिल डाइवर्जन हो तो गया, करंट का 2 पाथ मिल गई है, दो डिफरेंट करंट भी फ्लो करिए, यस 2 डिफरेंट करंट फ्लो करिए इसमें और इसमें। लेकिन इस वाले रजिस्टर के जो भी है, इस वाले रजिस्टर में अभी एक एंड पर एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है, इस रजिस्टर के एंड पर एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है जो कि यहां आपको दिख रहा है, ये देखिए यहां से और ये। सो यस प्लीज इसको गलत मत करना। तो पहले आप लोग इसको मैंने क्या एज्यूम किया था, R4 किया था ना, तो यस सबसे पहले कोशिश तो यही रहेगी आप लोगों की, यस ये R1 है, कोशिश ये रखनी यही करनी है आपको कि यस उससे पहले यार अभी कैसे कर लेंगे बताइए। तो मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूं कि पहले आप क्या करना, इनको और इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में का इनका इक्विवेलेंट निकालना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए यहां गई करंट, गई तो सही, ठीक है, ये तो है, ये पता है ये वाली ये जो रजिस्टर है इस वाले रजिस्टर से, कौन से रजिस्टर से, इस वाले रजिस्टर से पैरेलली कंबाइंड है, मतलब पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो उससे पहले जहां ये वाला जो पूरा है ये तो आपको सीरीज में दिख रहा है ना, क्योंकि इस यहां पर जो करंट आई, ये जो करंट आई देखिए इसमें जो करंट आई वही करंट यहां भी फ्लो कर रही है। अब आपको जब सेम करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, दोनों रजिस्टर पर, तो इससे क्या पता लगता है कि ये क्या है, सीरीज में है। दूसरा तरीका पता करने के लिए कि ये रजिस्टर, ये 2 रजिस्टर या फिर 3 रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, इसको पता करने के लिए हमें दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, क्या सोचना है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर के एंड पर ये एंड हो गया, ये एक रजिस्टर का एंड हो गया ये वाला, तो इसी एंड से एक और इससे जुड़ा है, फिर वो चाहे ऐसे जुड़ा हो यहां से, फिर वो चाहे यहां से जुड़ा हो, तो ये दो तो क्या है एंड टू एंड कनेक्शन है। तो यस ये दोनों क्या है आपके सीरीज में है। सो यहाँ पर लिखना लेट तो R" इज इक्वल टू R' प्लस R4, क्योंकि हर बार हम इक्विवेलेंट निकालना तो इनका एक इक्विवेलेंट निकलेगा, तो मैंने इसको R" ले लिया और इससे मैं बोला 15 + 15 ये आ गया हमारा 30 ओम। समझ में आया स्टूडेंट? देखिए अब आप एक भी गलती नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता आप बिल्कुल गलती करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए सो देखिए अब 30 ओम आ गया ना, ठीक है, तो एक काम करेंगे, अब आप लोग एक छोटा सा काम और कर लीजिए, इन दोनों का एक कंबाइंड है, तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, देखो आपको पता है ना कि यस फाइनली हमारे पास जो 2 रजिस्टर बचे हैं वो पैरेलल में ही कनेक्ट हैं, तो ये आपकी इच्छा है आप इसको जिस तरह रखना चाहें। मैं इसको इस तरह रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा रखना चाहता हूँ, लीजिए आपकी मन में, ये थोड़ा अच्छा लगेगा डायग्राम, दिखने में भी प्यारा लग रहा है, देखिए ये लीजिए, बस नो प्रॉब्लम, आपको जैसा रखना रखिए, लेकिन यस दिखना चाहिए कि वो रजिस्टर क्या है आपके पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं। तो यस ये हमारा R1 हो गया जो कि 15 ओम का हो गया यहाँ पर से, R1 विच इज हाउ मच 15 ओम, देखिए, और ये हो गया हमारा R" अगेन विच इज 30 ओम। अब आ जाइए स्टूडेंट, निकाल लीजिए, मैं एक दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो मैं एक R इक्विवेलेंट ले लेता हूँ, मैं इस तरह लेता हूँ, RP ले लेता हूँ, अपने मन से कुछ भी एज्यूम कीजिए। RP क्या है, लेट RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R"। ये लिखना आप लोग लिखना होगा तो 1/R1 + 1/R"। तो यस फ्रॉम हेयर वी गेट 1/15 + 1/R" 30, और ये हो गया हमारा 30, 15 2 जा और 30 1 जा, हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ 1/RP हाउ मच। चलिए RP निकालते हैं सीधे, ये आ गया 30/3, तो यहाँ से हमारा 10 ओम आ गया है, समझना बहुत जरूरी है। तो यस 10 ओम आ चुका है, हमसे टोटल करंट पूछी है तो निकाल लीजिए, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। यहाँ पर टोटल करंट आप लोगों से पूछी है, तो यस बाय ओम्स लॉ वी नो दैट ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस तरह से जो भी है, ठीक है, पता है ना आपको। चलिए सो V इज इक्वल टू IR से हम क्या निकालेंगे, बाय ओम्स लॉ से करंट निकालना, तो I इज इक्वल टू V/R डियर स्टूडेंट। सो I इज इक्वल टू V इज हाउ मच, V इज हाउ मच 3 वोल्ट, और आपके पास इक्विवेलेंट, ठीक है, क्योंकि टोटल पूरे सर्किट की बात कर रहा है, सो यहाँ पर 10। सो यहाँ पर हमें जो करंट मिल गई है वो 0.3 एम्पियर की मिल गई है। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, ये पता है आपके कहाँ का क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। इसके बाद हम थोड़ा कोई दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। रहेगा आपका, देखते हैं कहाँ से है, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने आपको करवा दी है। इसके बाद मैं आपको अगेन हाँ यहाँ से करा सकता हूँ, सोलिनॉइड से क्वेश्चन है एक हमारे पास। तो जल्दी से आइए, तो ये देखिए, इस पर एक डायग्राम है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर से। इस तरीके से यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट है और ये आपने कर लिया है सॉल्व, देख सकते हैं, ठीक है। क्या यह आपने कर लिया है, क्योंकि ये आपका कहाँ का है पता है आपको, जो सीबीएसई ने दिया था ना पेपर, उसी का ही क्वेश्चन है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे पास एक फिगर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ रखा है। तो बताइए कितने आराम से इसको आप कर सकते हैं। अब मुझे आप बताना, डायग्राम देखिए, एक चैलेंज है, यस। उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर यू ऑल, ठीक है, हम यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन देते हैं, ऑल ऑफ यू चैलेंजर्स, ठीक है। चलिए, सो आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। मुझे कौन बताएगा, कौन है इतना होशियार कि मुझे इसका आंसर बता सके? फटाफट देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, जल्दी से मुझे इसका आंसर कौन बता पाएगा। आइए देखते हैं किसमें है दम इसको करने का, ठीक है। चलिए, तो यहां पर से क्या हो रहा है देखिए, हाँ इस तरीके से, ये मत कहना नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। ये है हमारा ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है, अक्रॉस द पॉइंट ए एंड बी। यहाँ पर देखिए 4 ओम, यहाँ पर 8 ओम। जब तक मैं वो करा रहा हूँ तब तक आप इसको कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर भी नहीं दूंगा, ठीक है। 4 ओम हमें निकालना है कि यहाँ पर, यस, बताइए ए और बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए उसको कर रही है, उसको लिख लीजिए, मैं आपको आपके क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ अब, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्या था देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 6 से इस तरीके से, एंड ये है R1, इसको मैंने ले लिया 7 ओम का था, ये R2 है। देखिए लास्ट टाइम में पढ़ लीजिए, क्या पता आ जाए, फंस जाए, ठीक है। सॉरी आई वॉज रॉन्ग, यहाँ पर कुछ और था। 6 ओम है और ये है आपका 5 ओम और यहाँ पर है आपका अगेन 6 ओम। 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और ये है आपका क्या, 10 ओम। और यहां से देखेंगे आप लोग, ये R1, क्लियर है। चलिए, तो देखिए अब हो क्या रहा है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहले चीज, अगेन आपके पास वही सारे प्रोसेस हैं, क्या कहा मैंने, वही सारी प्रोसेस है। आप 2 पॉइंट देखिए यहाँ पर, ये और एक ये। लेट सपोज, चलिए यहाँ पर ये अब लेते हैं, तो ऐसा लगेगा कि इसके अक्रॉस निकालना है, तो मैंने ऐसे ले लिया, इस तरह से पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आपको इसमें भी क्या निकालना है, टोटल क्या निकालनी है इसके अंदर, देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। यस, हमें कुछ नहीं, हाँ ये R1 फाइंड करना है। व्हाट इज R1, हमें R1 निकालना है, कितना होगा उसको आप करिए जब तक, ये आप सभी चैलेंजर्स के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस लेते हैं। चलिए यहाँ से आपने देखिए करंट को ट्रैवल कराया, तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से देखिए डिफरेंट रेजिस्टर्स कनेक्ट हो दिख रहे हैं, आपको कनेक्ट हुए दिख रहे हैं ना। अब एक काम करें, यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं अभी के लिए, यहाँ पर जब डिफरेंट रजिस्टर दे रखे ना, मैं R1 R2 R3 नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर से पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अगर देखिए यहाँ पर क्या है ना, डिफरेंट रजिस्टर्स है, ठीक है, मतलब सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो पता चल जाएगा मुझे मैंने कौन से रजिस्टर रखे। तो मैं एक तरीके से आपको बताता हूँ कि लेट सपोज मैंने R10 ले लिया इक्विवेलेंट 1/5 ये वाला और 1/10 एंड प्लस 1/R1, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, यहाँ से देखिए फिर वही हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट से देखिए डिफरेंट रजिस्टर्स कनेक्ट हैं। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ अलग करंट गई, डाइवर्जन हुआ, ठीक है, फिर ऐसे करके देखिए यहाँ भी गई करंट, और देखिए यहाँ ये दूसरा रजिस्टर है ना, इसमें अलग करंट फ्लो हो गई, तो यहाँ भी ऐसी हुआ, इसमें भी अलग करंट चलेगी, ठीक है। समझे आप सभी लोग। तो ये तीनों तो आपके किस्में हैं, सभी लोग ध्यान से करना इसको, ठीक है। ये तीनों किस्में आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो इन्हें एक बार सॉल्व कर लेना। और ये कैसे होगा देखिए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करिए, यहाँ से देखिए आ गया 10R1, ठीक है। आपको एलसीएम लेना आता है, 5 2 10 और 10 और R1 भी तो आएगा, सो 5 2 10, तो 5 2 2R1 तो यहाँ से आ गया, प्लस 10 10 ये R1 आ गया, प्लस और ये 10 आ गया, तो 3R1 प्लस 10 आ गया,
ठीक है। सो 1/r'। एक चीज़ और मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो क्या, अभी देखते हैं इसको। सो यहाँ से देखिए कितना आया 1/r', कितना आया आपका, ये आ गया 3r1 + 10 और नीचे कितना आ गया आपका 10r1, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। अब यहाँ पर से एक चीज़ और करना, ये आ गया आपका r' = 10r1/3 r1 + 10। अब देखिए इनका एक कॉम्बाइंड बन गया, मतलब इक्विवेलेंट बन गया है, ये दोनों मिलके अब एक बन गए पूरा, जो कि क्या बन गया आपका, ये बन गया, ठीक है। अब मैं उसको रफ करता हूँ, आई होप कि आपने कर लिया होगा उसे सॉल्व, ठीक है, लिख लिया होगा कॉपी में और सॉल्व भी कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आ गया आपका 6 ओम का, ये मैंने निकाल दिया 10r1/3r1 + 10। देखिए अब फिर से ये आपका यहाँ पर कितना है, 2 6 ओम के। अब मैं इनको R1 और R2 लिख लेता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से मैंने R1 R2 ले लिया, क्योंकि दो हमारे पास सेम हो गए ना। अब चलो वैसे भी कोई बात नहीं थी, नहीं भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ध्यान देना 2 एम्पियर और 30 वोल्टेज की करंट यहाँ पर लगी हुई, 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना आपके पास, हाँ अगेन ये तो ये वाला आ गया, ठीक है, उनका कंबाइन होकर इक्विवेलेंट आ गया। अब एक नया ले लेते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ यस हेयर RS करके लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब देखिए वही वाली बात हो रही है कि ये करंट गई, यहाँ से गई करंट, इसके इस रेजिस्टेंस के एंड पर एक रेजिस्टेंस और इसी रेजिस्टेंस के एंड पर एक और रेजिस्टेंस, और वैसे ही पता लग रहा है आपको कि तीन के तीनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, तो दीज 3 आर इन सीरीज, ठीक है, इन कॉम्बिनेशन। तो चलिए R1 + R2 + R', तो RS = यहाँ देखिए ये आ गया 6 + 6 12 हो गया ना, और यहाँ से 10r1/3r1 + 10। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, ठीक है, ऐसे नहीं, इसको हम अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, R" कर लीजिए। तो R" = ये आ गया 12 + 10r1/3r1 + 10। क्लियर है। चलिए अब कोशिश करते हैं वो क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखिए ये तो इक्विवेलेंट आ गया, ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट का। तो यहाँ से निकाल तो सकते हैं ना कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना। देखिए यहाँ कि 2 एम्पीयर की करंट है, 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो हम ये भी तो फाइंड कर सकते हैं, क्या बाय ओम्स लॉ से हम कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बाय ओम्स लॉ, चलिए एक काम करते हैं यहाँ पर देख, चलिए बाय ओम्स लॉ जब हमें पता है V = IR होता है स्टूडेंट्स, V = IR होता है, तो यहाँ पर अभी कौन सा R है, V = IR', तो हमें कौन सा लेंगे, तो हम यहाँ पर लेंगे और V = IR', ठीक है, क्योंकि आप वही लेंगे, क्योंकि ये वाला है आपके पास इक्विवेलेंट, ये है अभी हमारे पास। तो यहाँ से क्या हम R' निकाल सकते हैं, डबल' निकाल सकते हैं, V/I करके। V कितना हमारा देखिए ये, और I कितना है ये, तो यहाँ से हमारा निकल गया कितना 30/2 से हमारा कितना फाइंड हो गया, देखते हैं यहाँ पर से 15 एम्पियर की तो करंट, यस सॉरी 15 ओम रेजिस्टेंस, 15 ओम हमारा इक्विवेलेंट है भैया, 15 ओम इक्विवेलेंट आ चुका है, तो मतलब यहाँ पर आ गया ना 15 ओम इक्विवेलेंट आ गया ना 15 ओम। तो इसकी जगह लिख सकते हैं R" को 15 ओम लिख लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 15 यहाँ पर आ गया, तो देखिए 15 = 12 + 10r1/3r1 + 10, 3r1 + 10, इसको यहाँ भेजिए तो 3, सो 3 = 10r1/3r1 + 10, इसको यहाँ भेजिए तो 9r1 + 30 = 10r1, इसको यहाँ भेजिए तो R1 = कितना आ गया 30 ओम आ गया। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑलराइट, तो इसको भी आप सभी लोग तैयार कर लेना, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपकी जो सैंपल पेपर का था वहाँ का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। तो क्वेश्चन के जितने टाइप्स हो सकते हैं मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को प्लीज कर लेना आप लोग, और ये है क्वेश्चन आपका कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, मैग्नेटिक वाले चैप्टर से, जो आपका मैग्नेटिक चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट वाला, ठीक है, वहाँ से है। फॉर द
current carrying solenoid as shown below, draw magnetic field lines and give reason to explain that out of the 3 points A, B and C, at which point the field strength is maximum and at which point it is minimum. तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान सुनना, हाँ सभी लोग देखना है यहाँ पर क्या है। इसका तो आप बना सकते हैं इजीली। यहाँ पर पहले तो इस तरह से सोलेनॉइड क्या होता है आपको पता है ना, कॉपर वायर के जब हम क्या करते हैं एक कॉइल बनाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स करते हैं किसी कॉपर वायर का, ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, एक सोलेनॉइड तैयार होता है। सो मान लीजिए यहाँ पर एक इस तरह से बना रखा है, ठीक है, ये ध्यान देना, एक पहले इस तरह से ये है आपका, ठीक है, कोई भी कंडक्टर होगा और यहाँ पर आपके बाउंडिंग कर रखी है इस तरीके से, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कर रखे इस तरीके से, ठीक है, जैसा भी है देखिए ये आपको दिख रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से तो करंट गई और इधर को आई। तो इसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले रीजंस बनाने हैं कि जो है आपका यहाँ पर आपको क्या, देखिए यहाँ पर लिखा है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, लाइंस बनानी है एंड गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट, रीजन देना है, गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट्स A B C। अच्छा इनके अंदर 3 पॉइंट्स है, यहाँ पर है आपका A पॉइंट, यहाँ पर आपका B पॉइंट और यहाँ पर है C पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स में देखिए यहाँ पर आ सकता है एट विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड विच पॉइंट इट इज मिनिमम। तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ध्यान सुनिए, एक ऐसी डायग्राम और बनाना, ये तो क्वेश्चन में आएगा, तो ऐसे ही आप लोग डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो ऐसे बना देना डायरेक्ट सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती है नॉर्थ टू साउथ, तो किसी को भी नॉर्थ साउथ लेना, तो मान लीजिए ये यहाँ से आई, देखिए ऐसा आई, देखिए ठीक है, सपोज स्टूडेंट्स की ऐसे आई लाइन। अब देखिए क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता है ना, आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी, आपको पता है सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइन दिख रही है आपको, क्राउडेड है, ये सब लिखना है आपको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स में बहुत क्राउडेड है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो आपको स्ट्रेंथ थोड़ी कम दिखेगी, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, दूर जा रही है, मतलब फैल रही है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जब ऐसे जाएंगे तो आपको एक ऐसा भी मिलेगा यहाँ से, और फिर आपको लास्ट में ऐसा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है कि सबसे कम है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे कम है, ये पर यही बोला गया है। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ पर तो सबसे कम है, तो लीस्ट कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, ठीक है, हाईएस्ट यहाँ पर है, इस A पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ी बहुत क्या है, यहाँ पर लेस है किससे, इससे, लेकिन सबसे इससे ज्यादा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इससे ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो भी है मैग्नेटिक फील्ड इससे तो कम है लेकिन इससे बहुत ज्यादा है, ठीक, क्लियर है। तो ये सब आपको लिखना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लिखा गया इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह बी से नोट करते हैं, तो आप लिखना कि ये बी लेस देन बी सी एंड लेस देन बी ए, मतलब बी ए सबसे ज्यादा कहां पर होगी, देखिए ये इस पे सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद आपकी कहाँ होगी, इसमें एक और लाइन बना सकते हैं आप लोग इस तरीके से, ठीक है, फैलते रहती है बाद में ऐसे करके, फिर बाद में क्या होगी, दूर हो जाएंगे, दिखेंगी नहीं, फिर ऐसे हो जाएंगे, देखिए ऐसे, ये आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। आप डायरेक्शन देना इसकी ऐसे करके, मान लीजिए सपोज ऐसे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, ये बिल्कुल ऐसे देना आपको, ठीक है, सपोज ये जा रही, देखिए इस तरीके से आपको देना है, यहाँ इसकी डायरेक्शन दे देना। चलिए, तो यही हमारा क्वेश्चन एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा ये भी, ठीक है। तो आपको लिखना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड इज मिनिमम और जीरो एट पॉइंट बी, मिनिमम या फिर जीरो कहते हैं क्योंकि बाहर है वो कहीं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होंगी, आपको पता है ना, जितना दूर जाएंगे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड उतने ही कम, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स है, लाइन्स हैं, क्राउडेड है, मतलब बहुत सारा मिक्स है, ओवरलैप तो नहीं होती आपको पता है, ठीक है। ये भी एक लिखना है मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, स्ट्रेट लाइन दिखे आपको, स्ट्रेट दिखे, देखिए जा रही है, तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ पर तो बहुत क्राउडेड है, मतलब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भीड़ लगी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर, एंड इज वीक वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट, देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर जाके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सी पॉइंट पर क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगी, क्लियर है। चलिए, द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन्स इज लेस देन दैट ऑफ पॉइंट ए, देखिए यहां पर ध्यान सुनना, मतलब ये कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या सबसे पहले क्या, दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड एंड इज वीक वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फार अपार्ट एट सी, at C, the density of a field lines is less than that of A but greater than that of B, ठीक है।
यहाँ पर देखिए इसकी बात कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक यहाँ पर इसकी बात कर रहा है कि जो द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज लेस देन, इससे तो यहाँ पर देखिए इससे कम है, इस पर जो भी डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इससे तो कम है, ठीक है, लेकिन इससे क्या है ज़्यादा है, ठीक है, इससे तो कम है लेकिन इससे क्या है ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है आपको और ये लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से आप लिख लेना, बाकी मैंने आपको समझा दिया, आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए, ये तो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा कह रहा हूँ मैं, जिसमें आपको यूनिट्स बताना पड़ता है कि कॉस्ट वाला क्वेश्चन, कि इतना किलोवाट आवर अगर बिजली खर्च हुई है तो अगर इस यूनिट का इतना रुपया लग रहा है तो आपके पास जितनी भी आपने कंज्यूम करी है इलेक्ट्रिसिटी उसका कितना रुपया लगेगा, ये सारी चीजें। चलिए इसको बोले एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट। अभी अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, ठीक है, आपका ही फेवरेट है, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा आपको। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट ऑपरेट 6 आवर्स पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज एट द रेट एट रुपीज 4.5 किलोवाट आवर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो रेटेड 500 वॉट और ऑपरेट 6 आवर्स पर डे, चलिए तो एक दिन में 6 घंटे चल रहा है और ऊपर ही ऊपर और साथ साथ ये भी कह रहा है क्या कि जो भी है रेफ्रिजरेटर है वो 500 वॉट का है, एक दिन में 6 घंटे चल रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू फटाफट पावर इनटू टाइम से फटाफट निकाल लीजिए। यस, मेक श्योर दैट यूनिट, जो यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की, वो आपको यहाँ पर किलोवाट आवर में चाहिए, ठीक है, समझ गए आप सब लोग। तो ये तो वॉट में अभी छोड़िए इसको, और 6 घंटे और एक दिन में इतना सब कुछ हो रहा है, तो 3000 वॉट आवर, ये एक दिन में इतना चल रहा है रेफ्रिजरेटर, इतनी यूनिट जो है इतनी बिजली खर्च कर रहा है, यूनिट नहीं इतनी बिजली खर्च कर रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि यूनिट तब आएगा जब आपका यहाँ पर किलोवाट आवर हो जाएगा, तो 3000 अपॉन 1000 किलोवाट आवर। नाउ यस, दिस इज ओनली फॉर 1 डे। सो ये जो हो रहा है जिस प्रोसीजर जो भी ये भी जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, सिर्फ एक दिन की हो रही है, ठीक है, एक दिन में ये सब हो रहा है, तो इससे पता लगता है कि हमें एक दिन का जो रेफ्रिजरेटर है वो हमें इतना बिल दे रहा है, ठीक है। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ज़्यादा खर्च मत करिए, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, तो 3 किलोवाट आवर यहाँ पर, लेकिन एक दिन के लिए बहुत है। तो देखिए यहाँ पर क्या है 3 किलोवाट आवर, ठीक है, ये हो रहा है, इसका मतलब 3 यूनिट खर्च हो रही भाई, एक दिन में तुम भाई 3 यूनिट खर्च कर रहे हो फ्रिज से, ठीक है, एक दिन में 3 यूनिट आप खर्च कर रहे हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज हाउ मच, हमारे पास कितने डेज है। अच्छा छोड़िए ना, एक काम करते हैं, हम पहले ये निकालते हैं कि 1 डे में इतना, सो 30 डेज में कितना किलोवाट आवर होगा, 30 into 3, सो हेयर वी गेट किलोवाट आवर। इफ यहाँ पर अगर इसको हम चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, किसमें 90, ठीक है, ये सॉरी यूनिट में चेंज करना है इसको, तो क्या लिखेंगे अब इसको, 90 यूनिट बिजली खर्च हो रही है, तो 90 यूनिट के हिसाब से तो अब एक दिन में आपका यहाँ पर कितना लिखा है 4.5 किलोवाट आवर लिखा है। देखिए रुपीज़ इस तरह से लिख रहा है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज़ 4.5, मतलब 1 किलोवाट आवर एक्चुअल में दिया ये है आपको, ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि 1 किलोवाट आवर को रुपीज़ 4.5 दिया हुआ है, तो हमारे पास कितनी है, इतना है, तो यूनिट में नहीं दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम इसके साथ चलेंगे, हमारे पास कितना यहाँ पर कितना किलोवाट आवर है, ठीक है, सो यहाँ लिखते हैं पहले हम, चलिए इसके हिसाब से लिख दीजिए, यहाँ पर 90 कर लीजिए, 90 किलोवाट आवर के हिसाब से, ठीक है। इसको करने का बेस्ट तरीका बताऊँ एक, ठीक है, सो 9 5 45 4 9 4 36 एंड 405, सो हेयर वी गेट 405 रुपीज़। सो यहाँ से हमें मिल तो गया भाई, लो 405 रुपये एक महीने में, किससे आ रहा है, सिर्फ फ्रिज से आ रहा है, अभी तो कितने अप्लायंसेस चल रहे होंगे। सो सेव इलेक्ट्रिसिटी, ऑल राइट। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आइए, अब है किसी में दम तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, मैं चाहता हूँ कि आप ही इसको होमवर्क से कर लें तो बेहतर है, क्योंकि फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जल्दी से बताना आप लोग कि सर इसका आंसर तो मुझे मिल गया, और ये है
अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इट्स वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, ये तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है आप कहां से करेंगे, R इज इक्वल टू जिन फैक्टर पर डिपेंड करता है कंडक्टर और रेजिस्टेंस, उसके फॉर्मूले से R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, ठीक है। हेयर इट इज गिवन दैट डायमीटर, सो एरिया आपके पास अगर एक वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन पे आप क्या देखेंगे, एक सर्कल फॉर्म ही देखेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू, ये तो आपको पता है पाई R स्क्वायर करके, यहाँ पर लेकिन दिया क्या गया है डायमीटर। सो आप डायमीटर को एक काम कर लीजिए, या तो डायमीटर इसको डायमीटर का फॉर्म बदल लीजिए यहाँ पर, या आप डायमीटर को रेडियस कर लीजिए, ठीक है। सो डायमीटर देखिए कितना दे रखा है 0.5 mm। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, इस क्वेश्चन पे करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। पहले तो एक काम कर लीजिए, अगर आप रेडियस छोड़िए, अभी आप एक काम कीजिए, मिलीमीटर ना मीटर में होना चाहिए, ठीक है। ध्यान सुनना, क्योंकि जो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो मीटर में आती है, तो इस हिसाब से आपको क्या, इस हिसाब से लेंथ भी क्या चाहिए, किस में चाहिए, लेंथ भी किस में चाहिए आपको, मीटर में चाहिए। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए, सिंपल सा आपको यहाँ रखने हैं बस ये सारी वैल्यूज, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, यहाँ रखनी है आपको लेंथ निकालना। आपको रेजिस्टेंस कितने का चाहिए, 10 ओम का चाहिए। तो चलिए कोई बड़ी चीज़ तो लग नहीं रही है, क्या करें बताइए, मिलीमीटर से मीटर में जाना है, ठीक है। मिलीमीटर से मीटर में जाना है तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1000 मिलीमीटर से 1 मीटर बनता होगा, यस यू नो दैट, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या है, इतने मिलीमीटर में, मुझे आप खुद बताएंगे इसमें यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, तो आपके पास इतना है तो इतना अपॉन 1000 कर लीजिए, तो 0.51123 मीटर। एक मजे की बात बताऊं, आइए सॉरी एक बार रुकना, हाँ 0.5/1123, पता है आपको डिवाइड कैसे होगा, इसको गलती से भी ऐसे डिवाइड तो मत ही कर देना, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, देखिए ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या है, जब भी जीरोस नीचे, मैंने आपको एक क्लास में और बताया था, जो मेरी क्लास में रेगुलर होंगे, आई थिंक शायद मैथ्स की क्लास में बताया था कहीं पर, हाँ मैथ्स की क्लास में बताया होगा, जहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट करनी थी। तो मैंने आपको बताया था इनको, अगर देखिए क्या करना है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो नीचे 3 जीरो है, तो पॉइंट को 3 प्लेस पीछे किसका दीजिए, ठीक है। पॉइंट से पहले 3 नंबर्स रख लीजिए, अब वो नंबर्स अपने मन से कुछ नहीं रखने, जीरो रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 जीरो है डिवाइड की, ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई डेसिमल अगर डिवाइड हो रहा है जीरो से, ठीक है, जीरोस होने चाहिए उसमें, ठीक है। चलिए तो 3 जीरो है ना, मतलब 10 से होना चाहिए, या फिर 100 से या 1000 से डिवाइड हो रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इसको 1 2 3 जीरो है, तो पॉइंट से पहले भी 3 जीरो रखना, 1 2 3, तो यहाँ पर आप लिखना ऐसे करके, और पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसको इस तरीके से तो मत ही करना। क्यों क्यों क्यों, देखिए यहाँ पर होगा क्या, अभी बताता हूँ, तो मैं आपको समझा दिया, लेकिन आप कोशिश करना स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है ना, देखिए अभी आप ये करना, इसमें कैलकुलेशन इजी होगी ना उससे। देखिए आप यही करना कि 0.5 है ना, इसका पॉइंट काट के एक जीरो लगा देना, और यहाँ पर लिख देना कि ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर, देखिए 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर हो गया। क्लियर है, ये तो आपका डाया आ गया। अब रेडियस क्या होगी आपकी, इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं डिवाइड करेंगे अपॉन 2 का, सो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर आएगा, आएगा आएगा, ठीक है, आएगा, एक क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, गाना बन गया है। तो चलिए, तो ये है आपका 2.5, रेडियस बन गई 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अब आपको यहाँ रखना है, लेंथ आपको निकालनी है, रो रेजिस्टिविटी दे रखी है आपको कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -8। मुझे आप सभी लोग एरिया भी रखना, सिंपल से कैलकुलेशन, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेना, क्लियर है, या 22/7 रखना, 3.14 रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप यहाँ से मुझे इसका आंसर निकाल के देना कि एल क्या होगा। क्लियर है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए तो अब करते हैं दूसरा जो उसका पार्ट जो कहना चाह रहा था क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं एक बार। तो चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे अब जो इसका पार्ट, वो क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ द डायमीटर इज डबल रेजिस्टेंस चेंज, अच्छा तो बताओ अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर बात ये कह रहा है, तो अगर मैं इस तरह से सोचूं कि यस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको पता है क्या होता है, देखिए सब लोग ध्यान सुनना, एरिया भी तो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब एरिया में क्या होता है आपके पास, पाई R² होता है। अब पाई तो कॉमन ही रहेगा,
ठीक है। आर क्या होता है, d/2 होता है, क्लियर है। तो यहाँ लिखना r इज इनवर्स टू 1/, अगर मैं इसको इस तरह से सोचूं, देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से सुनना, ये देखिए, चलिए। सो इनिशियल में हमारे पास कितना था, इसको अगर अच्छे से समझना है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे समझनी है। देखिए आपको पता है r इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A तो होता है, ये सब कॉमन है, ठीक है। इसमें लेंथ है, जो भी है, रो है, वो सब वही रहेगी, लेकिन जो एरिया था ना, एरिया के अंदर जो रेडियस है, मतलब पाई आर स्क्वायर जो रेडियस है, मतलब जो डायमीटर है, उसमें जो डायमीटर भी होगा तो उसको मैं चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर ना, इसको मैं पहले लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा, देखिए रो L/πr², और क्या लिख सकता हूँ उसको, देखिए रो L/π, आर की वैल्यू d/2 रखूंगा तो d²/4 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, तो डायमीटर इज डबल, अगर मैं डायमीटर को यहाँ पर डबल कर देता हूँ तो ये तो मान लीजिए पहली क्वेश्चन है। तो नया जो बोल रहा है यहाँ पर क्या, द रेजिस्टेंस बिकम, हाँ, तो रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो हमारा ओरिजिनल था, ठीक है। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा उसमें क्या होगा, तो r' निकाले इस तरह से रो L/π। अब d को मैं क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, d को डबल कर दिया, तो d जो भी था पहले वो 2d हो गया। तो यहाँ पर अगर 2d रखेंगे तो कितना आएगा, खुद देखेंगे, तो 4d²/4 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तो सबको क्लियर है। अब देखिए इसको समझाने के लिए बेस्ट तरीका यही है, अब इसको r/r' कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा देखना, हाँ सभी लोग ध्यान सुनना, रो L, देखिए 4 तो पता चलेगा, 4 रो L/πd², 4 रो L/πd² अपॉन में फिर से देखिए ये 4 पर जाएगा तो 4 रो L अपॉन यहाँ पर, ठीक है, πd², π×4d², बस अब इनको ऊपर भेज दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए पता चल जाएगा ना आपको यहाँ से कितना कैसे हो रहा है। तो देखिए 4 रो L/πd², वैसे तो आप ये चीज़, ये मैं अभी भी आपको बताता हूँ, आपको कुछ भी नहीं लिखना था, हमने गलती कर दी, खाली लिख दिया शुरू में, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये रो L/π ये कुछ मत लिखना आप लोग, ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, फिर पाई इनटू, क्योंकि देखिए कट ही रहा है सब, खाली लिखने से क्या फायदा, खाली और भी क्वेश्चन लेंथी कर दिया। 4 रो L, ये ठीक है, सब कट गया, देखिए सब कुछ कट गया, यहाँ पर ध्यान सुनना, हाँ। और ये भी कट गया, ये भी कट गया भाई साहब, ठीक है, ये भी कट गया। लो बचा क्या, सिर्फ ये बचा बस। सो यहाँ से देखिए r/r' इज इक्वल टू क्या बचा, 4/1। तो उस हिसाब से हम ये कहेंगे कि तो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले का 1/4 हो गया, ठीक है। सो देखिए r/4 हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर होगा। तो आप लिखेंगे इट बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो जो नया रेजिस्टेंस आया जो वो ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 हो गया, देखिए तो 1/4 इंटू r। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से करना है। आप अब क्या करना, कुछ मत करना, इसमें रो L ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके लिए, ठीक है। तो एरिया में पाई भी की जरूरत भी नहीं, सीधे लिख लेना इस तरीके से। r हमें पता है क्या है, r इज इक्वल टू 1/r² करके यहाँ से स्टार्ट करना इसको, ठीक है। तो r इज इक्वल टू d/2 करके करते रहना, ठीक है, क्लियर जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 1/r² से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयार रहिए। आइए अब देखिए मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कौन सा था आप देख लेना, 7 था 6 था। चलिए तो यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अगर नहीं भी दिखे पेपर में, अगर नहीं भी आएंगे तो ये क्वेश्चन के चांसेस हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, फिर से जो कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन वही है। यहाँ पर क्या लिखा गया, दो रजिस्टर हैं विद रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम रिस्पेक्टिवली आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या ना, दो रजिस्टर को तो कनेक्ट करें, ठीक है, एक 5 ओम का एक 10 ओम का है, हमने कनेक्ट तो करे, लेकिन यहाँ पर अभी कनेक्शन नहीं दिया हमने, कैसे कनेक्ट करें। आर टू बी कनेक्टेड लिखा गया बैटरी ऑफ 6 वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कि हाउ विल यू कनेक्ट द रजिस्टर्स, आप इन रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करें कि आपको फर्स्ट केस में, मतलब 2 केस हैं, कि आपको पहले केस में कम से कम करंट मिले, मिनिमम करंट आपको मिले। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझाऊं आपको क्या है इसके अंदर। देखिए सबसे पहली बात, करंट मिनिमम चाहिए ना, तो यस कहाँ जाएंगे, V इज इक्वल टू IR के केस में जाएंगे। आपको पता है I
यहाँ देखिए आई क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। इसको यहाँ भेजेंगे तो मतलब आई इज इक्वल टू आप क्या होगा V अपॉन आर। अगर वोल्टेज तो सेम ही है तो इसका पता मतलब ये है कि आई अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर के। सो यहाँ पर क्या हो गया कि आपको अगर करंट कम से कम चाहिए, मिनिमम करंट चाहिए, तो आपको रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी आपकी जो करंट है वो कम आएगी। तो यस, अगर हमें मिनिमम ही करंट चाहिए तो आपको ये सोचना है कि आप रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आपको रेजिस्टेंस कम से कम मिले उन दो रेजिस्टेंस पे, तो फिर आपको ये सोचना है कि उन दो रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करा जाए कि आपको रेजिस्टेंस कम मिले। मतलब दो कंपैरिजन करना है ऐसा। देखिए एक है 5 ओम और 10 ओम से, आप खुद बताइए, क्योंकि दोनों को ही कनेक्ट करना मतलब इक्विवेलेंट आपको कम चाहिए। 5 और 10 ओम में इक्विवेलेंट कम कहाँ से मिलेगा, जब आप इनको अब सॉरी यहाँ पर आपको पहले केस में करंट कम चाहिए तो हाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए ना। फर्स्ट केस में मतलब यह है कि रेजिस्टेंस नहीं, फर्स्ट केस यहाँ पहला क्वेश्चन ये है कि मिनिमम करंट कैसे मिलेगी। तो मिनिमम करंट कैसे मिलेगी, देखिए कम से कम करंट चाहिए ना हमें, मतलब मिनिमम चाहिए, तो हमें रेजिस्टेंस हाई चाहिए। तो कैसा रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हाई कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट केस का आंसर हो गया, अगर मिनिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस हाई कैसे मिलेगा, रेजिस्टेंस शुड बी कुछ भी सकते हैं कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप लोग कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये अगर सीरीज में होगा ना तभी आपको एक हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 10 + 5 15। क्लियर है, इस तरीके से, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो आपको 5 + 10 करके मुझे पता लग रहा है यहाँ से कि 15 ओम मिल रहा है। वाह बाप रे, तो बहुत मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए होगा क्या ना, जब आप इन रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना तो बी केस में लिख देना क्या, कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब मैक्सिमम करंट चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए और रेजिस्टेंस अब कम चाहिए। आपको करंट ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा, जब इन दो रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप देख सकते हैं पैरेलल में कनेक्ट करके कितना 15 ओम से कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो देखिए 1 अपॉन, इसको मैं R" लेके करूं तो 1/5 + 1/10। तो इस तरीके से देखिए क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर। देखिए ये आएगा हमारा नीचे से 10 और 5 × 5 सॉरी 5 × 2 = 10, 10 × 10। तो यहाँ से देखिए 10/3, तो देखिए पता लग रहा है आपको 1/R" = 3/10 से पता लग गया यहाँ से कि आपका जो R इक्विवेलेंट है वो 10/3 से पता लग रहा है कि 3.33 ओम का रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर से देखिए ये तो हो गया हमारा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि पैरेलल में हमें कितना मिल रहा है, देखिए 1.8। अच्छा कहीं गलती तो नहीं कर दी, 5 ओम एंड 16 10 ही ओम है आपके पास, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। अच्छा करंट, अभी हमें करंट ही फाइंड करनी है, तो एक काम करें क्या हम लोग, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, आपको पता भी चल रहा है, तो 10/3 रहने दीजिए, क्योंकि करंट भी चाहिए और यहाँ से वैसे भी पता चल रहा है। आपको नहीं रखना तो ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है, वैसे ही रख सकते हैं। तो देख लीजिए आपको ये तो 3.33 है, यहाँ क्या है रेजिस्टेंस देखिए कम है, ठीक है, रेजिस्टेंस कम मिल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब करंट ज़्यादा मिल रही, क्योंकि रेजिस्टेंस और जो करंट होते हैं आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए I से इन्वर्सली टू R, रेजिस्टेंस करंट कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो यही था, आपको मिनिमम करंट चाहिए था। नेक्स्ट केस में यहाँ पर आपको क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस कम चाहिए था, ठीक है, मतलब करंट ज़्यादा चाहिए थी। तो ये तो वाला केस आ, ये वाला केस आ गया। अब यहाँ पर से आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल करंट इन द सर्किट इन 2 केसेस। अच्छा दोनों केसेस में टोटल करंट पता करनी है। यहाँ पर देखिए ये तो चलो हो जाएगा, ये भी 6 वोल्टेज की बैटरी लगी है इसमें, तो I = V/R कितना है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2 3 2 6 3 5 15, तो ये तो आ गया 0.4 एम्पियर, ठीक है। अब इस वाले के लिए भी निकालना है, आपसे ये पूछ रहा क्वेश्चन, तो इस वाले के लिए क्या निकालेंगे, फिर से I = V/R, तो V/R कितना है, ये है, तो 10 × 3। ये देखिए मैं इसलिए नहीं किया ना, ये ज़रा आसान रहेगा, तो 18/10 करके आपका 1.8 एम्पियर यहाँ से भी आ गया। ये क्वेश्चन बहुत जानदार है और दमदार है, ठीक है। तो इसको तो प्लीज़ आप लोग कर लेना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है इसमें, चलिए तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आप लोग देखना हुआ क्या था कि हमें करंट कम चाहिए, ठीक है, मिनिमम करंट चाहिए, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमें हाई चाहिए। रेजिस्टेंस हाई कैसे मिलेगा, जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब जल्दी से आइए, पहले इसको फिनिश करते हैं ये वाले क्वेश्चन को, और ये भी बहुत उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे हमने पहले अभी किया था, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, तो लगाना पड़ेगा।
You have two electric lamps having rating 40 watt, 220 volt and 60 watt 220 volt. Which of the two has a higher resistance? Give reason for your answer. If these two lamps are connected in a source of 220 volt, which will glow brighter? अब यार ये तो वही बात है ना, आप दुकान से क्या होगा, आप जब बल्ब खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं भैया जी 60 वॉट का बल्ब दे दीजिए या फिर 100 वॉट का बल्ब दे दीजिए। तो ऐसा क्या होगा, आपका 60 वॉट से मतलब ये है कि आपको कम रोशनी चाहिए, ठीक है, मतलब इन कंपेरिजन टू 100 वॉट के हिसाब से, ठीक है। तो 100 वॉट कहेंगे तो मतलब ज़्यादा रोशनी वाला बल्ब चाहिए। तो ये तो यहीं से पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बात जिसका पावर ज़्यादा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। ये तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, तो इसमें तो आप लिख लेंगे इसके लास्ट वाले पार्ट में। लेकिन अब जो पहला है उसमें क्या लिखेंगे, वो कह रहा है यू हैव, ठीक है, विच ऑफ द टू हैज अ हायर रेजिस्टेंस, किसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बल्ब है एक 40 वॉट का है और एक 60 वॉट का है, क्या बल्ब कह दीजिए, बल्ब कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 40 वॉट का है एंड 60 वॉट का है, और लेकिन यस सही है, वो तो कोई दूसरे को प्रॉब्लम नहीं कि 220 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई हो रहा है इसमें। तो अब यहाँ पर वो हो क्या रहा है, देखिए इसकी पावर है इतनी, इसकी पावर है इतनी। अब आपको क्या कोई रिलेशन होता है पावर का, किससे किससे किससे, यस होता है रेजिस्टेंस से। हमें जब P इक्वल टू V इंटू आई पता है तो हम लिखते हैं कि P इक्वल टू आई इक्वल टू V अपॉन आर भी कहते हैं, ठीक है। आई इक्वल टू क्या बोलते हैं, V अपॉन आर भी तो बोलते हैं, V अपॉन आर। सो यस, यहाँ से क्या देखिए इसमें, यहाँ से हो क्या रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनना। तो पावर का क्या रिलेशन आ रहा है, सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर आ रहा, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर आ रहा। तो हमें क्या पता लग रहा है, P इज इनवर्सली इक्वल टू रेजिस्टेंस, वेरी गुड। तो मतलब यार यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हमारे पास, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ध्यान सुना, देखिए रेजिस्टेंस है ना, ये इसके इनवर्सली लिए या तो ये इसके इनवर्सली, एक ही बात है पावर के। तो पावर अगर कम होगी बल्ब में तो हायर रेजिस्टेंस मिलेगा, क्लियर है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इसलिए पावर जो है कम है। तो यही है यहाँ पर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर, हायर द पावर लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, ठीक है, हायर द पावर लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। तो आपको यही बताना है। तो पहली बात तो विच ऑफ द टू हैज अ हायर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, देखिए इसका, ठीक है, पावर कम है तो इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो भी होगा, इसको मान लीजिए दो बल्ब हैं, आपको पता लग रहा है यहाँ से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, इस वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो भी होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस ऑफ 40 वॉट बल्ब इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब, ठीक है। तो यही हो गया, यही रीजन भी आपको देना। आप ये मैंने एक चीज और बताया कि लैंप विद हायर पावर विल ग्लो ब्राइटर, हेंस द लैंप विद 60 वॉट विल ग्लो ब्राइटर। बस हो गया, इतना सही है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं किसके इलेक्ट्रिसिटी के वो मैंने आपको बता दिए। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, 3 2 ओम रजिस्टर्स हैं, ए बी सी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फंस गया ना आप भी फंस जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन फंस गया तो आप भी फंस जाएंगे, तो प्लीज तैयार करिए इसको, ठीक है। और मैंने आपको बायो से जितना हो सकता है स्टूडेंट्स वो मैंने आपको बता दिया। इसमें यहाँ पर आपको पता ही होगा, ज़्यादातर मोस्टली मैं आपको क्वेश्चन किसके कराता हूँ क्योंकि मेरा बायो सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैं फिर भी आपको दे रहा हूँ कुछ ये इस तरीके से आपके टॉपिक्स दे रहा हूँ जो आपको याद करने हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है मेरे यही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इवन मैंने आपको बायो के भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें आप प्लीज़ पढ़ लेना, क्लियर है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे वो क्या है अब, और इसके बाद हमारी जो क्लास है उसमें मैं आपको 11th में सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाऊंगा। ऑलराइट, देखेंगे, कोशिश करेंगे, कोई टीचर अगर मिलता है तो आपके लिए लेकर आएंगे। ऑलराइट, पढ़ाएंगे आपको भी, यहाँ पर कोशिश करेंगे बाद में। तो फिलहाल तो हमारी मैथ्स से शुरू होगी और साइंस का यहाँ पर क्लास 10th भी चलते रहेगा साथ साथ, क्लियर है। तो यहाँ पर देखेंगे और मैथ्स भी चलती रहेगी। तो बी एंड सी हो गया और आई होगी हमारी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 3 2 ओम के रेजिस्टर्स हैं, ए बी सी आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर।
ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी एंड कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट विदाउट मेल्टिंग। तो 18 वॉट की क्या कर रहे हैं, हर एक क्या कर रहा है एनर्जी 18 वॉट की यहाँ पर डिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप लोग, अच्छा ठीक है, आपको दे रखा पावर कितनी है 18 वॉट की, ठीक है, ईच ऑफ देम डिसिपेट एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास यस रेजिस्टेंस कितना है हर किसी का है भाई, इसका आर ए कह दीजिए, आर ए तो मैं एक ले लेता हूँ, रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 2 ओम का है। यहाँ से एक काम करें, क्या हम करंट निकाल सकते हैं, मान लीजिए आई करंट गई यहाँ गई I1 और यहाँ गई I2, फॉर सपोज मैंने कह दिया I1 I2 गई मान लीजिए, ठीक है। अब अभी हमें ये नहीं पता है कितनी जा रही क्या है, लेकिन मैंने कह दिया I1 I2 यहाँ गई और यहाँ भी 2 ओम का है, यहाँ भी 2 ओम का है, ठीक है, और यहाँ भी 2 ओम का है। तो पहले मैं ये करंट निकालूँ कितनी गई, देखिए ध्यान सुनिए। अच्छा तो सभी लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं I कैसे निकालूंगा, P = V × I तो होता है ना, वोल्टेज ध्यान रखी, तो उसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस दे रखा है तो V = IR करके करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं P = I² × R मिल गया। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और मिल गया दैट कि I² क्या हो सकता है P/R हो सकता है, एंड I √ P/R भी कर सकते हैं, एंड इट इज़ गिवन दैट P इज़ हाउ मच 18 वॉट और रेजिस्टेंस 2 है। तो यहाँ से पता लग गया 2 9 जा 18 और यहाँ से पता लग गया कि 3 एम्पेयर की करंट हम मिल गई हमें, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए स्टूडेंट्स, तो 3 एम्पेयर की करंट मिल गई है। अब बात ये है कि ये हमें पता करना है यहाँ पर क्या, फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू 3 रजिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें तो 3 एम्पेयर की करंट आ गई, अब इनमें और इनमें कितनी आएगी, ध्यान सुनना, इसमें और इसमें कितनी आएगी। देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, यहाँ पर अगर 3 एम्पेयर आ रही है तो देखिए यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस दोनों के सेम है, ठीक है। सो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या है, आप मान यही यहाँ से यही पता लगता है कि I1 और I2 में सेम करंट जा रही है। तो मतलब अगर मैं इसे लिखता हूँ I1 = I2, ठीक है, I1 = I2, ठीक है। अगर मैं करता हूं तो आप क्या लिखेंगे, देखिए तो यहां से हमें ये भी तो पता है कि I1 + I2 टोटल मिला के 3 एम्पेयर की करंट मिल रही है, I1 + I2 टोटल मिला के I मिल रहा है, मतलब ठीक है, ये मान के चल सकते हैं। तो मैं ये सोचूं यहां से कि यस क्या कि I1 और I2, देखिए I1 I2 को बराबर, तो 2 ऑफ I1 = I हो गया। अब ये कितना आपके पास 3 एम्पियर है और 2I1 हो गया, सो I1 = 3/2। इसके साथ मैं लिख दूं क्या 0.5 एम्पियर की करंट, तो तभी तो आपको 3 मिलेगा ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी तो आपको 3 मिलेगा। इसका आप ध्यान देना डियर स्टूडेंट। देखिए आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अगर यहाँ पर कोई भी इस तरह से, देखिए मैंने कह दिया यहाँ पर मान लो वोल्टमीटर जोड़ता हूँ, सपोज मैंने वोल्टमीटर जोड़ा, तो 2 ओम के अक्रॉस जितनी भी करंट आएगी उतनी ही करंट आपकी इस वाले उतनी ही करंट इसके अक्रॉस भी आएगी। अगर मैंने कह दिया मान लीजिए मेरे पास 3 वोल्टेज का क्या लगा है, मान लीजिए मेरे पास 4 है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी, वोल्टमीटर लगा है, इसमें 4 वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टमीटर लगा है, कुछ भी लगा है, बैटरी लगी, कुछ भी लगी है, नहीं वोल्टमीटर लगा है जो कि 4 वोल्ट का है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से अगर I निकालूं, आप खुद सोचेंगे, देखना I1 = क्या करूंगा, देखिए ध्यान सुनिए V/R, तो खुद देखना आप लोग, और I2 = यहाँ भी वही करूंगा V/R। तो क्या दोनों में सेम करंट नहीं है, तो यस अगर दोनों में सेम ही करंट है तो मैं इसको I1 और I2 को इक्वल ले लेता हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर बराबर थे, क्लियर है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर I1 = I2 है। तो इससे पता लग गया कि हमारे पास जो ये दो हैं यहाँ पर इसमें और इस वाले में भी कितने की 0.5 एम्पियर की करंट आ रही है और इसमें भी 0.5 एम्पियर की करंट आ रही है। तो 3 रेजिस्टेंस में है ना, एक बाहर है जिसमें इसमें 3 एम्पियर, उसमें 0.5, तभी तो 1.5 अच्छे से करना, ठीक है, 1.5 एम्पियर। सो 1.5 एंड 1.5 मिला के कितना हो गया आपका, यहाँ से 3 एम्पियर बन गया। तो बस 2 रेजिस्टेंस में 1.5 एम्पियर की करंट जा रही है और एक में 3 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसको प्लीज कर लेना आप लोग, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये है आपका डाई हाइब्रिड से क्वेश्चन है। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है ना, जैसे मोनो हाइब्रिड हमने पढ़ लिया था, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक मोनो हाइब्रिड होता है
तो मोनोहैबिट में आपको पता है जैसे कि पी प्लांट का जो था एग्जाम्पल आपका, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जिसमें डॉर्फ और टॉल प्लांट्स वाला कोई वो था, जिसमें हम क्रॉसिंग कराते हैं उनकी मतलब सेल्फ लिंकिंग कराने के बाद हम F1 जनरेशन में हमें जो डॉर्फ होता है वो नहीं दिखता है, मतलब एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है, वो सीधे आपको F2 जनरेशन के अंदर मिलता है 3:1 में। ये आपको पता है 3 टॉल विद 1 शॉर्ट या फिर डॉर्फ। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है, ये भी आपका ये डायहाइब्रिड का है। इसमें देखिए 2 नए कॉम्बिनेशन दिखते हैं अब आपको, ठीक है, 2 नए कॉम्बिनेशन दिखेंगे। देखिए यहाँ पर है 2 पी प्लांट्स है जो कि राउंड येलो सीड्स है, जिसका जीनोटाइप RR, ठीक है, इस तरीके से है, कैपिटल R में है, कैपिटल Y में है। फिर यहाँ पर देखिए रिंकल ग्रीन का ये है, और ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आपको पता है ना क्या करते हैं, इसमें हम लोगों ने अच्छे से ये कर रखा है इस तरीके से, और इसका आप लोग देखिए ये कैसे होता है, इसका ये यहाँ से लिया, एक यहाँ लिया, इस तरह से हम गैमेट्स फॉर्म करते हैं, मतलब ठीक है, हम इसके गैमेट्स जब फॉर्म करते हैं तो आपको पता है इस तरीके से देखिए कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, इस तरीके से गैमेट्स फॉर्म हुए। ऐसे यहाँ भी करते हैं स्मॉल r स्मॉल y, क्लियर है, और ऐसे स्मॉल r स्मॉल y। तो जब हम उनको फ्यूज कराते हैं, आपको पता है ये मैंने आपको बता रखा अच्छे से, तो आपको क्या मिलता है, सारे पुनेट स्क्वायर बनाना और आपको ऐसा मिलेगा, सबके सब ऐसे मिलेंगे, ठीक है, आपको सबका सब कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो ये क्या होता है आपको देखिए F1 जनरेशन के अंदर ये 4 आपको मिलते हैं, ठीक है, जब हम 2 क्रॉस कराते हैं। तो इससे ये पता लगता है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास अभी भी देखिए ये क्या है, डोमिनेंट है कैपिटल R और स्मॉल y, और ये कैपिटल Y। तो ये राउंड के लिए है, ये येलो के लिए, तो हमें ऑल क्या मिलते हैं, ऑल द सीड्स आर F1 में, ठीक है, F1 जनरेशन के अंदर हमें सारे सीड्स क्या मिलते हैं, ऑल द सीड्स आर राउंड एंड येलो। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, मैं इसका जो सेकंड वाला है वो आप लोग खुद कर लेना। हम क्या बनाते हैं फिर इसके बाद, ध्यान सुनिए, हम इसके क्या करते हैं, ये जो F1 प्रोजेनिस है ना, ठीक है, यहाँ पर जब हमने क्रॉसिंग कराई तो क्रॉस कराने के बाद हमें ये मिला, तो उससे अब F1 जनरेशन को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए F1 जनरेशन में जो प्रोजेनिस है ऐसी बनती है, 4 बनती है इस तरीके से। आप लोग एक साइड ये रखना, एक साइड ये रखना, मैंने पुनेट स्क्वायर में बताया था आपको पहले, पुनेट स्क्वायर मैंने समझा रखा है आपको, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो ये है पुनेट स्क्वायर, मतलब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे आप इस तरह से करना, ये कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, मतलब उनको फ्यूज करना है ऐसे, ये कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y। तो जब इनको ऐसे करके यहाँ रखेंगे, एक कैपिटल R स्मॉल r, एक कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, ऐसे करके चलते रहेगा आपके। तो हर केस में आपके पास यही आएगा, जिससे पता लगेगा ऑल द सीड्स आर राउंड एंड येलो। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहले इसका ध्यान दें, देखिए हाँ ये तो ठीक है, हमें F1 जनरेशन में F1 प्रोजेनी में क्या मिले, देखिए कि हमें सारे राउंड एंड येलो सीड्स मिले, जिसकी जीनोटाइप ये है कुछ RR एंड RY इस तरीके से। व्हेन F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड विच न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर इज एक्सपेक्टेड इन F2 प्रोजेनी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसका यही है कि जब हम F1 इसको हमने क्या किया, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराए, तो हमें 2 नए कैरेक्टर मिले। तो देखिए आपको कैरेक्टर्स कौन कौन से मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो रिंकल ग्रीन मिला होगा और एक रिंकल येलो मिला होगा, इसका ध्यान देना, राउंड ग्रीन एंड आपको रिंकल येलो मिला होगा, ठीक है, राउंड ग्रीन एंड रिंकल येलो, ये 2 मिले होंगे। अब इसके जो आपको मैं बताता हूँ, देखिए इसके जीनोटाइप्स कैसे होते हैं, इसको ध्यान देना, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मैं F2 जनरेशन के अंदर क्या क्या मिला है मैं उसको दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या किया, इनके गैमेट्स फॉर्म करेंगे आप लोग, मैं बताऊंगा आप गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे, फिर आप पुनेट स्क्वायर में उसको बताना। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, देखिए जो क्रिंकल है ना, जो उसका क्या, उसके जीनोटाइप्स क्या होंगे, मतलब जैसे कि राउंड येलो का मैंने आपको बताया, राउंड येलो कैसा है, देखिए राउंड येलो हमेशा कैसा दिखेगा आपको, इस तरीके से, ठीक है, कैपिटल R इस तरीके से ये है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर है। चलिए, मतलब एटलीस्ट कम से कम एक R और एक कैपिटल Y तो होना ही चाहिए, एक कैपिटल R कैपिटल Y होना ही चाहिए, तब जाके वो राउंड येलो दिखाएगा। ऐसी राउंड ग्रीन है, जल्दी से करते हैं इसको, ठीक है, इसके लिए भी ध्यान देना आपको, ठीक है। राउंड ग्रीन के लिए ये ध्यान देना है कि इस तरीके से देखिए, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। राउंड है तो ठीक है, देखिए डोमिनेंट है इसमें चलेगा, एक R है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रीन के लिए 2 Y जरूरी है, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए रिंकल ग्रीन, यहां पर रिंकल लिखना आप लोग, रिंकल येलो के लिए देखिए R Y होना जरूरी है, ये दोनों ही जरूरी है, नहीं सॉरी
कैपिटल वाई है ना तो उसमें एक वाई हो चलेगा, ठीक है, मतलब 2 वाई तो है लेकिन एक वाई भी चलेगा अगर आपको कहीं दिख रहा है तो। F2 प्रोजेनी में आपको कहीं भी दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, चाहे उसमें एक कैपिटल वाई हो और 2 स्मॉल आर हो तब भी वो क्या हो कहलाया जाएगा रिंकल्ड येलो, ठीक है। अब देखिए ये है रिंकल्ड ग्रीन लास्ट वाला, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन। तो लास्ट वाला लिखता हूं यहाँ पर रिंकल्ड ग्रीन, इसको आप देखना समझना अच्छे से। रिंकल्ड ग्रीन के लिए आप लोग देखिए दोनों कैसे हैं, रिसेसिव वाले हैं तो डबल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है, रिंकल और ग्रीन। तो ग्रीन के लिए हाँ ठीक है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर इनके रेशियो है 9:3:3, ठीक है, इस तरीके से इसका 1 होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ 9:3:3:1 में आपको मिलता है ये सब, ठीक है, ये सब मिलते हैं, इसका आप ध्यान देना। तो देखिए यहाँ पर यही है कि कौन से 2 कैरेक्टर आपको दिखे, देखिए आप ये और ये था आपके पास, यहाँ पर देखिए कौन से 2 कॉम्बिनेशन दिखे, एक ये दिखा और एक ये है दिखा, ठीक क्लियर है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर आपको क्या दिखे, 2, एक रिंकल येलो दिखा, एक राउंड ग्रीन, देखिए एक राउंड ग्रीन और एक रिंकल येलो दिखा। अब ये कह रहा है अगर हमारे पास F2 प्रोजेनिस में टोटल प्लांट्स 160 हैं तो ये कितने दिखे और ये कितने दिखे। देखिए टोटल कितने हैं, टोटल 160 है, ठीक है, टोटल 160 है। तो देखिए अगर मैं इन सबको लेता हूँ रेशियो में है ना तो आपको बताना है ये कितना होगा ये कितना होगा। तो सबको ऐड कीजिए 3 3 6 9 + 6 15 और 16। तो अगर मैं सबको x लेता हूँ तो 16x बराबर टोटल 160, सो x = 10। तो यहाँ से देखेंगे आप सभी लोग टोटल 160 थे तो सब में x होगा ना 9x, ऐसे करके 3x और 3x एंड x। तो देखिए ये कितने होंगे, ये दोनों 30 होंगे। तो ध्यान से सुनना, आपके पास जो रिंकल ग्रीन है, सॉरी जो राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन भी कितने होंगे 30, ठीक है। आप इससे समझ सकते हैं 3 × 10 करके मैंने निकाल दिया 30। और रिंकल येलो, ठीक है, रिंकल्ड येलो। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या समझाया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रिंकल येलो शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, एक बात सुन लेना अगर आपको, ठीक है, आपको पता भी अच्छी बात है। तो देखिए रिंकल येलो में भी 3 × 10 करके 30, समझ में आया नहीं आया। देखिए 3 है ना यहाँ 3x और 3x, x हमारे पास 10 आया तुमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गए हमारे, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा था, देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, आपको सब यही थोड़ा दिखेंगे। अब ये देखिए 3 रेशियो, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा डियर स्टूडेंट्स की इस टाइप के आपको 3 दिखे होंगे, इस टाइप के 3 होंगे आपके पास। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना। यहां पर मैं एक चीज बताता हूं आपको, देखिए हमारे पास डोमिनेंट वाली बात भी तो आएगी। अब कैसे डोमिनेंट ये सब पढ़ना है हमें, चलिए इसको देखते हैं अभी हम। तो आइए स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर ये 9:3:1 कैसा है, ये आप खुद निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले गैमेट्स फॉर्म करता हूँ। जो F1 जनरेशन में हमें क्या मिले, राउंड एंड येलो मिले ना, तो ध्यान सुनना किस तरीके मिले राउंड येलो, ये भी आप ध्यान देना, ठीक है, वो किस तरीके से मिले राउंड येलो उसका आपको ध्यान देना है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट, चलिए तो देखिए राउंड एंड येलो ऐसे तो मिले, इसके 2 उठाएंगे आप लोग, ठीक है, एक यहाँ एक और रख दीजिए इस तरीके से। देखिए आपको करना क्या है ना, आप सबसे पहले देखना आपको इन्हीं में से बनाना है, तो इन्हीं में से एक बनेगा आपका, ठीक है, मतलब 2 पेरेंट्स बनेंगे, ये ध्यान देना, ठीक है, एक इस साइड रखना है एक साइड रखना है, और सेम टाइप के बनेंगे, ठीक है, और उनको फिर फ्यूज कराना है आपको। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, पहले इसको आप इससे कर लीजिए, ठीक है, कैपिटल R को कैपिटल Y से कर लीजिए। ये देखना मेरा कैपिटल R और Y कैसा है, आप लोग भी अपने हिसाब से बनाना। फिर इसी कैपिटल R को स्मॉल y से कर ले, चलिए क्लियर है। अब स्मॉल r को कैपिटल Y से कर ले, आइए, और फिर इस स्मॉल r को स्मॉल y से ही कर लेते हैं, लो, ये आप ध्यान देना, ये सारी चीजें, ठीक है, इसका आप ध्यान देना। अब आपको क्या करना है ना, देखो आप देखिए 1 2 3 4 है तो एक पुनेट स्क्वायर बनेगा इस तरीके से, मैं आपको भी समझाता हूँ, ठीक है, आप खुद करेंगे इसको। ये बनाया आपको 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2, ठीक है, और इस तरीके से 1 2 3 4, ऐसी यहाँ भी 1 2 3 एंड 4। अब देखिए आपको सेम टाइप के ये आर वाई, ये ध्यान देना, आर और कैपिटल वाई, ऐसी आर और स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसी स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये ऐसे यहाँ पे रखना है आपको। फिर आपको फ्यूज कराना है सेम टू सेम, यहाँ पे ऐसे रखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई,
क्लियर है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चीजें आपको ध्यान देने, फिर जब फ्यूज कराएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट कैसे पता लगेगा कि आपको राउंड येलो 9 मिल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ। तो इस नीचे वाला रफ कर लेता हूँ, ये तो आपको पता चली गया है। तो राउंड येलो पर काउंट करेंगे ना, तो इसके अंदर देखिए क्या होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड येलो के लिए मतलब कम से कम आपके पास एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर राउंड एंड येलो ध्यान देना, इसके लिए बात करूँ तो आपके पास कम से कम देखिए जीनोटाइप में, मतलब जो भी जीनोटाइप है, जीनोटाइप में कम से कम एक मस्ट कंटेन आर एंड वाई। अगर आर एंड वाई दिख रहा है, बाकी कुछ भी हो हमें को मतलब नहीं है, आर एंड वाई अगर दिख रहा है, दो एक कैपिटल आर है कैपिटल वाई, ठीक है, कहीं भी इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख रहा है अगर, तो वो सीधे आपको राउंड येलो दे देगा। क्लियर है। फिर चाहे उसमें 2 कैपिटल आर हो या 2 कैपिटल वाई क्यों ना हो, फिर चाहे उसमें 1 कैपिटल आर हो, क्लियर है, और 2 कैपिटल वाई क्यों ना हो, इस सारी चीजों से आप लोग समझ जाना, ठीक है। मतलब एक स्मॉल आर मान ले ऐसा भी आ गया कहीं ये, तो इसका मतलब राउंड एंड येलो, ठीक है। बिल्कुल कहीं ऐसा भी आ गया तो मैं सपोज, हाँ सपोज अगर ऐसा भी आ गया तो फिर भी राउंड येलो, ठीक है। और ऐसा भी आ गया तो देखिए कैसा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कह दिया ये ऐसे देखिए, दोनों स्मॉल वाई मान लो सपोज ऐसा आ गया तो इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी क्या है, एक कैपिटल आ रहा है, बाकी क्या है आपके पास 2 स्मॉल वाई, तो ये दूसरा करेक्टर होगा, ठीक है। इसको छोड़े अभी हम इसको दिखाएंगे, हम अभी बाद में बताएंगे, नहीं इसमें से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपके पास ये है तो होना चाहिए आर और वाई, तभी जाके आपको राउंड एंड येलो दिखेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए राउंड एंड ग्रीन के लिए आपके पास एटलीस्ट एक आर, देखिए कम से कम एक आर, राउंड का मतलब राउंड है, डोमिनेंट के लिए तो एक ही काफी है, आपको पता है डोमिनेंट के लिए एक ही काफी है, और ग्रीन है ना अभी रिसेसिव वाला टाइप का है, तो इसको आप 2 वाई होना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए एक आर डबल वाई होना जरूरी है, बाकी कुछ भी हो, ठीक है, बाकी कुछ भी हो कम से कम एक आर और डबल वाई होना चाहिए, तब जाके राउंड ग्रीन दिखाएगा। और ऐसे आपको 3 पेयर दिखेंगे फिर, ठीक है। इनके साथ कुछ भी हो, यहाँ डबल आर हो, फिर यहाँ एक स्मॉल आर हो, ठीक है, एक स्मॉल आर होगा, और यहाँ 2 डबल स्मॉल वाई होंगे और एक कैपिटल आर भी होगा, तब भी ये क्या शो करेगा, राउंड ग्रीन। मैंने आपको बता दिया, आप समझ सकते हैं आप किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। रिंकल येलो के लिए देखिए आप, रिंकल है, अब इसके लिए वही सारी चीजें कि आपको 2 आर तो होने ही चाहिए, कंपलसरी है 2 आर होना, और येलो है तो एक कैपिटल से चल जाएगा, क्लियर है। फिर लास्ट वो है, उसमें तो आपको पता ही है क्या होना है, मैंने इसके बताया था, स्मॉल आर स्मॉल रिंकल ग्रीन कहते हैं जिसको, तो इसके लिए तो यही होना जरूरी है, 2 आर और 2 वाई मस्ट, तो इसीलिए यही आपको एक ही बार दिखता है ऐसा। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर होगा, ये जरूरी है इनके लिए। तो जब काउंटिंग करेंगे तो ये तो आपको एक ही बार दिखेगा, और ऐसे आपको देखिए बहुत सारे 3 दिखेंगे, ये बता कम से कम ये होने चाहिए उसमें, और इस तरह के आपको ऐसे 3 दिखेंगे, और ऐसे आपको 9 दिखेंगे, कितने 9, जिसमें कम से कम एक कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कर लीजिए फटाफट, ये आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसमें मुझे आप लोग देखिए, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, फेमस है और ये आने वाला है, इसको ध्यान देना। सबसे पहले पता होना चाहिए कि C4H8 है क्या। ये देखिए ये आपका एल्कीन है, ध्यान सुनना, यहाँ पर देखिए CN और H2N के हिसाब से देखिए N अगर 4 है, ठीक है, तो H = 2 और ये 4, देखिए 2 4 जा 8, तो ऐसा पता लग रहा है ये कौन सा, ये क्या हमारा एल्कीन है, तो इससे ये भी पता लग रहा है, ठीक है, ध्यान सुने। तो यहाँ पर जनरल फॉर्मूला CnH2n हो गया इसका, और इस हिसाब से ये एल्कीन के साथ बैथ है प्रोब्यूट, तो ये क्या हो गया हमारा ब्यूटीन हो गया। सो इसका मतलब आपको क्या बनाना है, ब्यूटीन के आइसोमर्स बनाने हैं। तो देखिए वैसे तो 5 होते हैं, आपको 4 आइसोमर्स दिखाने हैं, ठीक है। तो फटाफट बना लीजिए, देखिए क्या होगा आगे। सबसे पहले ध्यान से सुनना, आप लोग बनाइए 4 कार्बन, देखिए डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, ठीक है। मैंने बना दिया पहले डबल बॉन्ड C, देखिए ध्यान सुनना, बिल्कुल ऐसे जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना, 1 2 3, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, इस तरीके देखिए CH2, ठीक है, CH2 इस तरीके से, 1 2 CH2 CH इस तरीके से, CH2 मैथ H प्रो और ये ब्यूट। तो देखिए कैसे करा, ध्यान सुनना आपको, देखिए 2 कार्बन की टेट्रावैलेंसी होनी चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाने चाहिए, 1 2 3 ये चौथा ये, ठीक है। मैं इसे समझाया था आपको, देखिए इस तरीके से बनाया, ये आपको समझने का तरीका अच्छा है, इसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये इसकी कार्बन ने अपनी जो है इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी है या नहीं करी है। क्या हर कार्बन पे 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये इसका पहला आइसोमर बन गया है जिसका नाम है मैथ है प्रोब्यूट। तो यहाँ से गिनेंगे ना नियरेस्ट,
तो मैथोप्रोब्यूट तो ब्यूट 1 कह दीजिए या ब्यूटीन कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्यूट 1। अब नेक्स्ट एक काम करते हैं, इसको बीच में लेके आते हैं, ठीक है। तो दूसरा आइसोमर बनाते हैं फटाफट आप लोगों के लिए। तो पहले मैं CH3 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से ना, CH3 के बाद एक काम करते हैं आपके लिए, C यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इस तरीके से, और ये H और डबल बॉन्ड लगाते हैं 1 2 3 4, इससे हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मैथ है प्रो भी हो गया, अगेन यहाँ पर आप H रख सकते हैं और ब्यूटेन लग दीजिए 1 2 3 4 ये नहीं। तो इससे ये पता लग रहा है, देखिए मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो मैथ है प्रो ब्यूट, इसका नाम हो गया ब्यूट, और सेकंड वाले कार्बन पर कौन है, इन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट इन, ठीक है। ब्यूट 2 इन, देखिए मैथ है प्रो ब्यूट, काउंटिंग करें 1 2 3 एंड 4, तो सेकंड पे इन है तो ब्यूट 2 इन, तो उसका दूसरा हो गया ये। थर्ड ध्यान से देखना, थर्ड कैसे करेंगे आप लोग, अच्छा बताइए। हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो अभी हमने बनाया ना, एक मिथाइल ग्रुप नीचे कर दें क्या, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे जोड़ेंगे मिथाइल ग्रुप, सभी लोग ध्यान से सुनना, क्लियर है। चलिए तो यहाँ देखेंगे हम लोग वो कैसे होगा मिथाइल ग्रुप। सबसे पहले CH3 C, और यहाँ पर मैं CH3 कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर आप डबल बॉन्ड CH2 कर लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ से पता लगता है हमें कि यस, सबसे पहले देखिए अब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 एंड 3, ध्यान सुनिए 1 2, देखिए 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ से 1 2, सेकंड वाले पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी कार्बन से अगर कोई एक मिथाइल एक ये CH3 जुड़ा होता है तो उसे हम मिथाइल कहते हैं। सो 1 2 3 के हिसाब से हम कहेंगे सेकंड वाले पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, फिर नाम किसका आएगा, प्रोपेन है, तो प्रोपेन में इन लगाया, ठीक है, प्रोप इन, ठीक हो गया। प्रोप 1 इन भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोपिन ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रोपिन। अब एक पता है चीज़ आपको, ये चीज़ ब्रेक भी हो सकती है, मतलब आपका एक दूसरा नाम होता है ब्यूटीन का, जिसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना आपको, उसका नाम है ब्यूटीन का एक और फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इसमें साइकिल बना देनी है, मतलब तो एक आइसोमर, दूसरा आइसोमर, तीसरा आइसोमर, चौथे में बस कुछ नहीं, CH2 एंड CH2, ये देखिए। तो इसका नाम है आपका साइक्लोब्यूटेन, तो इससे बना लेना आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 कार्बन, देखिए 2 हाइड्रोजन, 2 इस तरह से, देखिए आपको दिख रहा है कैसे, देखिए C ऐसे करके देखना, हाँ 2 ऐसे लगाने, तो ये देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि बॉन्डिंग हो रही है कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट हो रही है डियर स्टूडेंट, ये देखिए सब कुछ कंप्लीट हो रहा है। 4 चाहिए ना, तो 4 मिल रहे, देखिए ये इस तरीके से बना लीजिए आप लोग, देख लीजिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ 1 2 3 4 1 3 4, देखिए बस हो गया। तो ये हमारा पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H8 बना लेना। एक और होता है उसको मत बनाना, वो नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है। तो बस आप 4 ही लिख के आना, 4 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, क्लियर है। दूसरा है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है, वो अभी यहाँ इतना नहीं है कोर्स में आपके। तो देखिए अब हमें एक चीज़ और, यहाँ पर आप सभी लोग इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे, कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इनके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है और शेयरिंग दिखानी है इस तरीके से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग वो भी करना, कौन सा बताता हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन वो आप ही के लिए है, ठीक है। C2H5OH का बना देना, ठीक है। C2H5OH का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता रखा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, C2H5OH के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये देखिए 1 2, मैं समझाता हूँ आपको, ये ध्यान सुनना। कार्बन के 4 होते हैं ना, सबसे पहले आप एक काम बोलिए, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए पहले इनको C2H5OH कितना, C2, अच्छा 2 कार्बन ना, सॉरी 2 कार्बन के साथ H5 है, 1 2 इस तरीके से। चलिए तो ये आपका दूसरे तरीके से जा सकता है, हाँ C3H6O करके भी बोल सकता है आपसे, सॉरी है नहीं, C3 तो नहीं बोलेगा, वो कोई दूसरा होगा आपका, दूसरा था वो आपका C3H6O, ठीक है, वो कुछ और होगा। तो इसी को देखिए आप C2H5OH, तो C2 1 2 3 4 5, अब OH भी है तो O, और यहाँ पर आपके पास क्या है, OH भी तो है ना। तो मैं बताऊँ आपको, देखिए अभी ध्यान सुनिए, क्योंकि इसके बीच में भी कुछ होने वाला है। अच्छा तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो रख दीजिए यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4, अगेन कार्बन 1 2
3 4। अच्छा, अब यहाँ पर से आपको ध्यान देना है, ऑक्सीजन तो यार बताओ, ऑक्सीजन तो आपका एक बनाता ही नहीं है ना, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है बताइए। देखिए, तो इसको कैसे बनाएंगे आप लोग, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए ना, तो कैसे लेगा, देखिए C, पहले आप इसको बना लीजिए ऐसे अच्छे से, दोबारा मैंने मिटा दिया, गलती हो गई, तो यहाँ से इस तरीके से देखिए, ये हो गया आपका, और ये तो हाइड्रोजन का हो गया, इसको अलग से लिख सकते हैं आप H, और यहाँ भी H, ये भी हाइड्रोजन का हो गया H, ऑलराइट। यहाँ से देखिए एक और कार्बन ले लीजिए इस तरीके से, ये, और अब देखना आप लोग यहाँ पर से क्या होगा। अच्छा, ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, तो वो कोई बात नहीं, वो यहीं से ले लेगा, हमें क्या मतलब उससे, वो तो यहाँ एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, 2 बॉन्ड बनाता है तो एक इससे, बस हो गया, नीचे हो गया, तो वैसे ही सिंपल था। और यहाँ पर देखना आप लोग, ये और इसको फिर से हाइड्रोजन, और ये फिर से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये कार्बन के, तो इस तरह से आपको दिखाना है। ये हो गया, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी ध्यान देना आपको, साथ ही साथ इसके भी आपको दिखाने हैं कार्बन। अभी एक काम करते हैं, रुको, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले इसके दिखाना अलग से, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्लियर है। अभी छोड़िए, अभी मैंने आधा अधूरा कर दिया, गलती से मैंने जल्दी बना दिया, मतलब इतनी जल्दी मुझे ऐसे शेयरिंग नहीं दिखानी थी। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी हमारे पास एक ये है और ऑक्सीजन का भी है यहाँ पर, फिर इसके बाद एक यहाँ पर और है। अब देखिए 2 ये अलग से दिखाना है, आप लोग लोन पेयर्स हो गए, और अगेन ये हाइड्रोजन का हो गया, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अब। तो यहाँ पर देखेंगे, इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी करनी है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कर लेगा ऐसे, देखिए कर लिया, बिल्कुल ध्यान से। इस ऑक्सीजन को भी चाहिए, तो देखिए पहले तो हाइड्रोजन को कर लीजिए, यहाँ से भी यहाँ से भी आप सभी लोग कर लेना हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, ठीक है, मतलब उसको ऑटोनोमस सेल इसके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ तक सबसे सिंपल हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए थोड़ा सा आगे के रख लीजिए, आसान रहेगा। तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, इसकी भी हो गई, इस भाई साहब की भी खरीद लो हो गई, इसने भी कर लिया। तो ये हो गया आपका, बस आपको इसी तरह से दिखाना है। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट, देखिए सबके पास 8 मतलब हो जाए, जिसके उसके ऑटोनोमस सेल कंप्लीट होने चाहिए। तो ऑक्सीजन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके 2 2 हो गए। कार्बन के भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H5OH, जिसका नाम होता है मेथैड इथेनॉल। क्लियर है स्टूडेंट? तो बस यही है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसको भी कर लेना पेपर में जाने से पहले। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, व्हाट इज मीन बाय ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन। देखिए आपको पता है ना, जो फूड का जो सप्लाई होता है वेरियस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, क्लियर है स्टूडेंट्स, एनर्जी का सप्लाई होता है डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल्स में, उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स, ठीक है, और लेवल्स इन द फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। इसको समझ लेना आप लोग। और उसमें एक चीज और दिखानी है, कंस्ट्रक्ट एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन दिखानी है विद 4 ट्रॉफिक लेवल पे टेरेस्ट्रियल फूड चेन दिखानी है। मतलब आपको कुछ नहीं दिखाना है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स दिखाना है कि प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद 2-3 कंज्यूमर डाल दीजिए अपने मन से कुछ भी। तो मैंने ले लिया मान लीजिए प्लांट, सबसे पहले प्लांट ही आएगा। अब प्लांट को कौन खाएगा, देखिए ध्यान सुनिए, ठीक है, प्लांट को कौन खाएगा, यहाँ पर प्लांट ले लीजिए, ग्रास से एग्जांपल समझ सकते हैं आप, लीजिए ग्रास ले लीजिए, चलिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, ग्रास हो गया। ग्रास को किसने खाया, मान लीजिए आपका इंसेक्ट ने खाया। तो इंसेक्ट को कौन खाएगा, पता है इंसेक्ट को कौन खाता है, बताइए, कुछ भी लिखना आप लोग। अगला कंज्यूमर होना चाहिए जो इसको ईट कर रहा हो, ठीक है, जो इंसेक्ट को ईट कर रहा हो, कुछ भी ग्रास ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो सही फ्रॉग लीजिए, फ्रॉग लीजिए, ग्रास ऊपर तो आपका घास ही खाता है, तो फ्रॉग हो गया। उसके बाद अब स्नेक, हाँ फ्रॉग को तो स्नेक ही खाता है, तो पता है आपको। अब इनको कौन खाता है, ये लिख लीजिए काइट। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो चलिए, तो ये हमारा एक वो बन गया फूड चेन, हाँ फूड चेन बन गई हमारी, ठीक है, इसका ध्यान देना, फूड चेन बन गई टेरेस्ट्रियल 4 ट्रॉफिक लेवल पर। द एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, वाई। तो देखिए इसका रीजन आप लोग लिखना, इसमें लिखा है द एनर्जी इज एक्यूमुलेटेड बाय द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल ऑलवेज, ठीक है। एनर्जी एक्यूमुलेटेड बाय प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर।
प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाता है, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल होता है। तो बस यही है आज के क्वेश्चंस एंड आई होप कि हमारी देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा और यही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है अब इनकी, ठीक है। तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं, फटाफट इनको देख लीजिए आप लोग, काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है यहाँ से स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की आखिरी क्लास, किसकी, क्लास 10th की जो साइंस की है 2021 एंड 2022। ऑलराइट, अब यहाँ से नया बैच स्टार्ट होगा, मतलब नया सेशन स्टार्ट होगा, उसके लिए हम अभी जो है 11th की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ अपने जितने भी जूनियर हैं जो क्लास 10th में जाएंगे उन्हें भी एक बार, मतलब चले गए हैं उन्हें भी एक बार इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पर से आप लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं। कोर्स हो चुका है, मैं दोबारा यहाँ पर कराऊंगा, अगेन आपको फिर से स्टार्ट करूँगा, जो आपके क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं दोबारा से कराएंगे, उसकी प्रैक्टिस कराएंगे और एक बार और। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए, तो आप सबसे पहले एक काम करना, जितने भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं उन्हें शेयर कर देना, और अभी इसके जैसे ही आपका टर्म 2 फिनिश होते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आपका पेपर सारे के सारे अच्छे ही जाएंगे और सभी लोग इस पेपर को भी, साइंस के पेपर में भी फोड़ के आना, मतलब बढ़िया करके आना, अच्छा स्कोर करके आना। क्लियर है? चलिए, तो एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आप लोगों से अब कब, आपको बता देंगे, ये आप ही हमें बताएंगे कि कब मिलना है आप लोगों से, ठीक है। इस क्लास 10th से अब कब मिलना है हमें 11th क्लास में, तो आप ही हमें बताएंगे, मैं आपके लिए पोलिंग करूंगा, मुझे बता देना, डेट बता देना कि सर यहाँ से आप क्लास स्टार्ट कर लीजिए अब। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखना, और अभी एग्जाम है आपके, काफ़ी एग्जाम है, अच्छे से देना, अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, अच्छे मार्क्स लाना, एंड स्टूडेंट उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।